कांग्रेस को अब लेके ममता बनर्जी की तरफ, अब पूरी उस सिनेरियो को बदलने के लिए ममता बनर्जी की तरफ बॉल डाली गई है कि आप नेतृत्व करिए। ममता बनर्जी ने भी एक सुगोपा छोड़ दिया है कि हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अब कलकत्ता में रह के करूँगी, दिल्ली में रह के नहीं करूँगी। अब लोग उनके पीछे के नहीं, साहब ममता जी होनी चाहिए कांग्रेस को हाशिए पे लाने के लिए। सत्यता अगर आप देखें इस देश की राजनीति का, अगर थोड़ा सा आकलन करें, राहुल गांधी को पता है कि पहला प्यार मुसलमान कांग्रेस को मानते हैं और उस रणनीति के तहत राहुल गांधी की अंदरूनी तौर से एक तैयारी चल रही है, अपने संगठन को मजबूत करने की एक वो कोशिश करेंगे। और उनको लगता है कि जब तक हम यूपी में जमीन अपनी नहीं बनाएंगे तब तक अदर स्टेट, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां हम भाजपा से नहीं लड़ पाएंगे। तो समाजवादी पार्टी का कहा जा सकता है कि अस्तित्व ही महाराष्ट्र से बिल्कुल मिट जाएगा, ये भी अभी अंदेशा है। तो अखिलेश यादव के लिए इस वक्त बड़ी उहापोह की, असमंजस की स्थिति है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती रार की करेंगे। लेकिन बढ़ती ये रार महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अलग हुई, वो बता रही है कि दोनों दलों के बीच रिश्ते तल्ख होने शुरू हो गए हैं। क्या इसका परिणाम होगा और क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में तल्खी आ रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के 3 सीनियर जर्नलिस्ट, पत्रकार यानी शुक्ला जी, प्रमोद गोस्वामी जी और नावेश शिको जी हमारे साथ हैं। शुरुआत ज्ञानेंद्र जी से। महाविकास अघाड़ी में साथ लड़े, चुनावी नतीजे साथ नहीं आए, एक जैसे उम्मीद थी वो नहीं आए, तो अब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता हैं, चेहरा हैं अबू आजमी, वो अलग हो लिए। तो क्या ये महाराष्ट्र से शुरू हुई अलगाव की बात उत्तर प्रदेश तक आ पाएगी? देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अबू आजमी ने ये फैसला लिया है, ये महाविकास अघाड़ी से उन्होंने कहा कि हम अलग हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को सूचना दे दी गई है और औपचारिक फैसला तो वही लेंगे पार्टी के मुखिया होने के नाते। लेकिन महाविकास अघाड़ी के साथ की अगर आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी उनके साथ तो दिखती रही है, लेकिन अगर वो साथ पूरी तरीके से मुकम्मल था तो वैसा भी नहीं था। वो चाहे लोकसभा का जब चुनाव हुआ उस वक्त भी, तब भी महाविकास अघाड़ी ने एक बेहतरीन नतीजे दिए थे और 48 में से वहां की 30 सीटों पर उन्होंने कब्जा जमाया था। समाजवादी पार्टी तब भी उन्होंने साथ नहीं लिया था समाजवादी पार्टी को। और उसके बाद जब महाराष्ट्र के ये विधानसभा चुनाव हुए, उसमें से भी ये 288 सीटों में महाविकास अघाड़ी जब अपने सीटों की शेयरिंग की बात कर रही थी, तो उसमें समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कोई रास्ता ऐसा छोड़ा नहीं था। कोई जब सीट शेयरिंग को लेकर पहले 1 दर्जन सीटों की बात हुई, उस पर भी तैयार नहीं हुए, और उसके बाद फिर बात होते होते यहां तक पहुंच गई कि कोई बातचीत नहीं हुई। बस 2 सीटें बिना बात किए सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया महाविकास अघाड़ी की तरफ से और वो छोड़ दी गई। तो एक तरीके से जो मन में जो खांच थी, जो दूरियां थी, वो तलखी तो मौजूद थी ही पहले से, बस उसको एक मौके की तलाश थी और वो मौका मिल गया उन्हें। उद्धव ठाकरे के जो गुट है उसके मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने एक एड छपवाया 6 दिसंबर को। उसमें उन्होंने कहा अभिमान है उस मुद्दे को लेकर, उसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर थी और कहा कि 6 दिसंबर को जो बाबरी विध्वंस हुआ है वो शिवसेना ने, हम उस पर अभिमान करते हैं। बस इसी को उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त के बाहर है और इसके बाद उन्होंने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का फैसला ले लिया। तो ये जो असंतोष थी, नाराजगी थी, वो भाव लगातार नजरअंदाज किए जाने की वजह से, उपेक्षा होने की वजह से वो तो चिंगारी भड़क ही रही थी। बस उस चिंगारी को बाहर निकलने के लिए जो एक वजह चाहिए थी, वो उन्हें इस 6 दिसंबर की बाबरी विध्वंस की घटना का उद्धव ठाकरे के गुट द्वारा जो समर्थन था, उस मुद्दा एक मिल गया और उसी मुद्दे का सहारा लेकर उन्होंने उस नाराजगी को, उस भड़ास को बाहर निकाल दिया। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरहद में वो नाराजगी जब दाखिल होगी तो वो नाराजगी वो यहां कितनी, क्या रूप, क्या शक्ल अख्तियार करेगी। लेकिन एक बात तो तय ही है कि उपचुनाव के जो पूरा लड़ा गया उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी ने बाहर का तो बदला ले ही लिया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो और महाराष्ट्र हो। वो बदला उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को कोई भी जगह ना देकर वो समाजवादी पार्टी ने अपनी भड़ास निकाल ली थी। अब ये जो ताजा घटनाक्रम है, इसका कैसे इसका असर उत्तर प्रदेश में होगा,
ये आने वाले दिनों में इसकी शक्ल सूरत जो है दिखाई देगी। प्रमुख जी, आपसे सवाल कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो रिश्ते आए, इससे पहले ताजा मामले में उद्धव गुट से भी जिस तरीके से दूरी बना ली 6 दिसंबर के उस ऐड को लेकर के, अभिमान दिवस बता करके, तो ये समाजवादी पार्टी की पटती रही है किसी दल से? क्योंकि कांग्रेस से दो लड़कों की जोड़ी एक प्रयोग हो चुका है, उसके बाद दोबारा से समाजवादी पार्टी का बसपा से गठबंधन हुआ, वो भी फेल हो गया। अब एक बार फिर जब 2024 के चुनाव में दोनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिले, लेकिन मिले जरूर, लेकिन एका नहीं नजर आ रही है। तो ये गड़बड़ी किस में है? देखिए, इसके अगर मूल में अगर आप जाइए, जहां तक मैं समझता हूं कि चाहे वो एनडीए गठबंधन हो और चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये ना तो वैचारिक आधार पर गठबंधन है, न मूल्यों के आधार पर, न सैद्धांतिक आधार पर। ये सत्ता लोलुपता के आधार पर सत्ता पक्ष का है, और विपक्ष या इंडिया गठबंधन जिसको आप कह लें, वो अपनी अपनी स्थिति को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किया गया एक गठबंधन है। क्योंकि वैचारिक हो तब एक चीज आगे बढ़े। उसका आप उदाहरण ऐसे ले लीजिए, इस इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की, सब लोगों को जोड़ा। अगर मूल्यों की, विचारों की और सैद्धांतिक की बात थी, ये बात तब कही गई, लेकिन वो विचार, सिद्धांत, मूल्य सब खत्म हो गए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के सरकार बनाने लगे। तो इसलिए इन गठबंधन का ये एक आधार तो हो सकता है कि स्वाभिमान को लेके या सीटों को लेके, ये लेके, वस्तुतः ये खाली भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कि कैसे रोका जाए और अपने अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, ये वो गठबंधन है। और जिसकी परिणति कहीं ना कहीं बीच बीच में दिखाई देती है। टारगेट सत्ता है, किसी का सत्ता पाना, किसी का सत्ता बचाना। मतलब मेरा अपना अनुभव ये न वैचारिक है, न सैद्धांतिक है, न मूल्यों का है। आप मुझे बता दीजिए ना, मतलब क्या अगर आप उसको, नीतीश बाबू पहले इंडिया ब्लॉक बनाते हैं, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, शिवसेना उद्धव ठाकरे से क्या वैचारिक तालमेल है या क्या रहा है? इतिहास उठा के देख लीजिए। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का क्या सिद्धांत रहा है? गैर कांग्रेस बाद पे सब सारी विपक्ष दल बने, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन है। शिवसेना जिसको सभी लोग अछूत मानते रहे हैं और कहते रहे ये हिंदूवादी पार्टी है, उसके लिए उससे साथ गठबंधन है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये मूल्यों की, विचारों की और सिद्धांतों से इतर ये खाली स्वार्थ के लिए, एक सत्ता के स्वार्थ के लिए गठबंधन है एनडीए का। और इंडिया गठबंधन अपने अस्तित्व को बचाए रखने का गठबंधन है। तो ये जब तक चल रहा है और ये कल ये भारतीय जनता पार्टी हट जाए, और नहीं तो ये आप देख, आज नहीं कल ये चीजों को सामने आएंगी जो मैं आज कह रहा हूं। कल भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता से, केंद्र से हट जाएगी तो ये गठबंधन छिन्न हो जाएगा। ये सब अपनी अपनी लंगोटी राग अलापने लगेंगे। तो इसलिए इस गठबंधन का ये व्यवस्था में किया गया गठबंधन है, और उनमें ये चीजें, विकृतियां उत्पन्न होती हैं, होती रहेंगी। अब ये अभी जो ज्ञानेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश का बदला उन्होंने वहां लिया, उनका बदला उन्होंने यहाँ उपचुनाव में लिया। तो ये अगर ये बदलेबाजी की है तो ये गठबंधन कैसा है? इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। इन गठबंधनों का ये स्वार्थपरक गठबंधन है, ये क्षणिक है। जब तक उनका एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी हट जाए। अब आप दूसरी चीज ले लीजिए, सबसे बड़ा दल के रूप में अगर ले लें, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ले लें तो कांग्रेस है। कांग्रेस को अब लेके ममता बनर्जी की तरफ, पूरी उस सिनेरियो को बदलने के लिए ममता बनर्जी की तरफ बॉल डाली गई है कि आप नेतृत्व करिए। ममता बनर्जी ने भी एक सुगोपा छोड़ दिया है कि हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अब कलकत्ता में रह के करूंगी, दिल्ली में रह के नहीं करूंगी। अब लोग उनके पीछे के नहीं, साहब ममता जी होनी चाहिए कांग्रेस को हाशिए पे लाने के लिए। सत्यता अगर आप देखें इस देश की राजनीति का अगर थोड़ा सा आकलन करें तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं पूरे देश में, वो सब गैर कांग्रेसवाद के नाम पर बने हैं, उनका अस्तित्व में आए हैं वो। और आज वही कांग्रेस के साथ, तो वो उनको स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के साथ उनका तालमेल कैसे बने, नहीं मतलब कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका तो अस्तित्व ही जो है वो गैर कांग्रेस बात पे है, तो कांग्रेस के साथ वो रह के, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये कर रहे हैं।
अस्तित्व की लड़ाई है। नाथ भाई, आपसे सवाल कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र जाती है, वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनती है। महाराष्ट्र में बड़े दल के तौर पर उद्धव शिवसेना, उद्धव गुट है। शिवसेना की जो राजनीति है वो एंटी मुस्लिम है। समाजवादी पार्टी का बेस वोट मुस्लिम है। महाराष्ट्र में जब चुनाव था तो साथ में चले गए, लेकिन अब चूंकि 2027 की लड़ाई है तो कहीं जो अब इनको आया कि 6 दिसंबर का एक बहाना है कि 6 दिसंबर का ऐड लेकर के, अब कहीं डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान हमसे चिटक जाए। कुंदर की उनके पास रिजल्ट सामने है। मुसलमान वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी अब सबसे लड़ाई लड़ रही है कि अब हम सबसे अलग हैं। कांग्रेस से डर है कि कहीं मुसलमान खिसक जाएगा। शिवसेना से डर है कि तो एंटी मुस्लिम थी और हम इनके साथ गए तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। कुछ इस टाइप का। देखिए, दरअसल मामला क्या है कि मेन लड़ाई जो है, जो लड़ाई की एक मोर्चा खुला है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो उत्तर प्रदेश में सही मायने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सही मायने में गठबंधन उत्तर प्रदेश में जो सफल भी हुआ लोकसभा चुनाव में। और अदर्स स्टेट में कोई बहुत महत्व तो है नहीं समाजवादी पार्टी पे, लेकिन लड़ाई झगड़े और चिंगारियां यहीं से निकलती हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अब ये महाराष्ट्र हो, और चाहे अदर और कोई भी स्टेट हो। दरअसल लड़ाई इनकी यहां पर, ये दूरी कांग्रेस से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाना चाहती है, लेकिन झगड़ा वो करती है दूसरे स्टेट में। अब यहां पर अबू आसिम आजमी का बयान लीजिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड लीजिए, तो उद्धव ठाकरे से इनकी कोई जाति लड़ाई नहीं है। उनकी विचारधारा, उन्होंने पूरी तरीके से अपनी विचारधारा को नहीं त्यागा है शिवसेना उद्धव ठाकरे ने। और उन्होंने, ये बात बिल्कुल सही है कि बाबरी विध्वंस जो हुआ उसमें बड़ा योगदान रहा शिवसेना का, ठाकरे साहब का, उस परिवार का। साहब ने तो इंटरव्यू में भी कहा कि मेरा हाथ नहीं, मैं पूरा पैर भी था। वो मतलब इंटरव्यू में बकायदा उसको, पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हिंदूवादी पार्टियों में सबसे पहला नाम भाजपा से पहले शिवसेना का आता रहा। वो अपनी इस उपलब्धि को कतई भी त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि आज वो लड़खड़ा गए हैं, कमजोर हो गए, उनको इस बात का एहसास होने लगा है। वो कम से कम अपनी विचारधारा को थोड़ा बहुत जिंदा रखना चाहते हैं, और उन्होंने जिंदा रखा 6 दिसंबर को। उसको लेकर जिस तरीके से बिदक गई समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से उन्होंने पलटवार किया अबू आसिम आजमी ने, दरअसल ये शिवसेना उद्धव ठाकरे पर हमला समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये कांग्रेस पर हमला है। वो ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है उसमें जैसे उद्धव ठाकरे और शिवसेना उनके साथ में, तो कम से कम उनको संभाल के रखना चाहिए। इस तरह की चीजों से, इस तरह के बयानों को बच के चलना चाहिए। उससे हमारे पूरे परिवार पर और हमारे वोट बैंक पर असर पड़ रहा है, और उसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। हमारा नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। ये वही हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है, ये उधर ही मुड़ रहा है मामला। और कुल मिला के सही मायने में देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस से दूरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस को एक पेड़ माना गया और क्षेत्रीय दलों ने माना कि हम बेल हैं, हम इसके सहारे आगे बढ़ेंगे और दोनों मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाई, वो खुद ही अपने को सहारा नहीं दे पा रही है, तो बेलों को कैसे सहारा देगी। केजरीवाल भी जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं कांग्रेस को। ममता बनर्जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगुवाई हम करेंगे, हम करना चाहते हैं। नीतीश कुमार, जिन्होंने आधार रखा था, दादा ने बताया, वो तो पहले ही आज सरकार बनाने में उनका सबसे बड़ा है। अब अखिलेश यादव सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को इग्नोर करने का एक बहुत अच्छे बहाने ढूंढ रहे हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला लिया, उसमें सहारा उन्होंने उद्धव ठाकरे का और उस बयान को लिया। अब मामला क्या है कि ये आग यूपी में धीरे धीरे चिंगारियां दो अदर स्टेट्स में दिखाई दे रही हैं। ये यूपी में कोई ना कोई ऐसा फैसला होगा, क्योंकि अब जैसे सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस बहुत तेजी से अपनी ऊर्जा लगाने जा रही है। यहां अगुवाई शायद राहुल गांधी करें, इस तरह की खबरें, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और ये अखिलेश यादव को नागवार गुजरेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर राहुल गांधी पूरे तरीके से डेरा डाल देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं और पूरी तो वो एक्टिवली करेंगे ही। प्रियंका गांधी चलेंगे वायनाड, अब यहां से राहुल गांधी को ही अपने अग्नि परीक्षा देनी है। अब यूपी में अगर कांग्रेस बढ़ती है या बढ़ने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले नेगोशिएशन में कांग्रेस आगे आ जाएगी। हो सकता है 50-50 की शेयर की बात करें, क्योंकि वो एक और भी खतरा है ना अखिलेश यादव को कि राहुल गांधी मतलब बीते कुछ सालों में जैसे दक्षिण की यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर पूरब से पश्चिम तक, महाराष्ट्र मुंबई तक
इतनी लंबी लंबी यात्रा कर ली, जबकि अखिलेश यादव की जो राजनीति वो सोशल मीडिया पर है। ग्राउंड पर जो समाजवादी पार्टी जो लड़ने की बात कही जाती थी मुलायम सिंह के समय की, वो अब अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी में वो उतनी, जिसको कहा जाता है अवधी भाषा में, झस ताकत नहीं रह गई। तो ये भी एक डर है कि राहुल गांधी अगर कहीं कोई पदयात्रा निकाल दिया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जोड़ो, तो वो सबसे ज्यादा खतरा समाजवादी पार्टी को देंगे। जाहिर सी बात है वो खतरा बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जमीनी तौर पे वो काम नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के पास संगठन होने के बाद में भी वो जमीनी संघर्ष नहीं कर रहे हैं। और जो स्पेस खाली है उसका फायदा अगर राहुल गांधी ने उठा लिया और 20% मुसलमान और थोड़े बहुत दलित समाज और कुछ अपर कास्ट जो कहीं ना कहीं सिंपैथी जुड़ी रहती है कांग्रेस से, अगर उस वोट बैंक को राहुल गांधी ने अपनी जमीनी संघर्ष से खींचने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। और इस बात की पेशन गोई हो चुकी है और अखिलेश यादव इस बात को समझने लगे हैं। यही कारण है कि अपना यूपी बचाने के लिए, यूपी की देखिए, अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो जमीनी संघर्ष नहीं करते हैं। डर भी कह सकते हैं या जो भी कहा जाए वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और कोई भी सरकार होती है उसमें कमियां होती हैं। हो सकता है योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ कमियां जरूर होंगी। आप ट्वीट करते हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आप तमाम बयान देते हो, लेकिन जो एक स्वभाव समाजवादी पार्टी का हुआ करता था, जमीनी संघर्ष, नेताजी मुलायम सिंह क्या करते थे कि हर 10 दिन के बाद धरना, भले उसमें 200 लोग शामिल हो, लाठी चलती थी, प्रेस कवरेज होती थी, लोग मार खाते, उसकी मौजूदगी का एहसास होता था। तो ये स्पेस जो खाली है इस पर राहुल गांधी की नजर है। और राहुल गांधी को पता है कि पहला प्यार मुसलमान कांग्रेस को मानते हैं, और उस रणनीति के तहत राहुल गांधी की अंदरूनी तौर से एक तैयारी चल रही है। अपने संगठन को मजबूत करने की एक वो कोशिश करेंगे, और उनको लगता है कि जब तक हम यूपी में जमीन अपनी नहीं बनाएंगे तब तक अदर स्टेट, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां हम भाजपा से नहीं लड़ पाएंगे। तो यूपी को कंसंट्रेट वो अंदरूनी तौर से कर रहे हैं, और अखिलेश यादव ऊपरी तौर से कांग्रेस पर हमला करने के लिए वो कांग्रेस से जो एक दूरी बनी हुई है, चाहे ममता की हो चाहे केजरीवाल की हो, इन सब के साथ मिलके कांग्रेस की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि संसद में बयान भी इस तरह के आते हैं कि राहुल गांधी जमीनी मुद्दों के अलावा अडानी को कुछ ज्यादा ही आरोप लगा रहे हैं और उनको ज्यादा घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जमीनी मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, जो हर स्टेट्स के स्थानीय मुद्दे होते हैं, और स्थानीय मुद्दे हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों के लिए फायदेमंद होते हैं, उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब कांग्रेस के लिए खतरनाक एक माहौल बन रहा है। इंडिया गठबंधन की दरारें दिखाई देने लगी है, और मुझे लगता है कि इस लड़ाई में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद माहौल नजर आ सकता है। यानी जी, महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी का अलग होना, भले ही बहाना शिवसेना, उद्धव गुट के शिवसेना का हो, लेकिन दूरी कांग्रेस से बनाई जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि महाविकास अघाड़ी की जब बात हुई, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में कहा कि वो साथ में उनके साथ सीट शेयरिंग नहीं की गई, 2 सीटें छोड़ी गई थी। जुलाई महीने को याद करिए, जब महाविकास अघाड़ी ने एक आयोजन भी किया था। उत्तर प्रदेश के जो 37 सांसद जीते थे उनमें से 35 लोगों ने हिस्सा लिया था। मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ था जहां पर स्वागत समारोह हुआ था, भ्रमण, और उनको बुलाया गया था सारे लोगों को। अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। तो ये कहा गया था कि वो एक दबाव बनाने की रणनीति है, और खासतौर से कांग्रेस पर, महाविकास अघाड़ी पर वो दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही बताया गया था कि देखिए, हमने साथ उत्तर प्रदेश में दिया, आपको भी 6 सीटें मिल गई, और हम एक बड़े दल के तौर पर देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं, तो अब महाराष्ट्र में भी हमें सम्मानजनक जगह दी जाए। तो ये कोशिशें समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत होती रहीं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी को उन्होंने मौका नहीं दिया। कई बैठकें ऐसी हुई जिसमें नजरअंदाज किया गया, जिसमें कांग्रेस के जो लोग थे नुमाइंदे, वो सारे लोग मौजूद थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। तो ये जो ऐसा मुद्दा था, जो एक मन में एक बिल्कुल एक नाराजगी थी, आक्रोश तो पनप ही रहा था, लेकिन उसके साथ एक माहौल, एक मुद्दा, एक समीकरण ये भी है कि महाविकास अघाड़ी हो या कांग्रेस, महाराष्ट्र में भी अगर उसकी राजनीति के बरक्स देखेंगे तो वहां उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 1992 में जब से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई है, मुलायम सिंह यादव का मुस्लिम समाज में उनकी जो पैठ हुई, लोकप्रियता हुई, उसको उन्होंने भुनाया महाराष्ट्र में भी। 90 के दशक के बाद से महाराष्ट्र में वहां के जो मुंबई नगर महापालिका के चुनाव हों, वहां पर पार्षद के चुनाव हों, उनमें भी समाजवादी पार्टी ने दस्तक दी, आमद दर्ज की।
उनके 20 पार्षद चुने गए थे, उनके 4 विधायक तक चुने गए। लगातार वो अपनी दस्तक देते रहे वहां के चुनाव में। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा मुंबई में बसा हुआ है, महाराष्ट्र के ठाणे में है, औरंगाबाद में है, मालेगांव में है। इन सारी जगहों पर जो मुस्लिम बिरादरी खासतौर से उसमें से बहुतायत में है, उनमें मुलायम सिंह यादव की वजह से समाजवादी पार्टी को लेकर एक बहुत ही मुलायम रुख है, एक अपनापन है। और उसी का फायदा है कि भले ही साथ नहीं लिया गया महाविकास अघाड़ी में, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी को वहां 2 सीटें मिली, मानकोर शिवाजी नगर में और भिवंडी ईस्ट में रईस शेख चुनाव जीते 52,000 वोटों से। और जहां पर अबू आजमी ने जब सीट जीती वहां पर उन्होंने AIM को हराया, उसके प्रत्याशी को, और नवाब मलिक को हराया। तो आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी की मौजूदगी को, उनकी ताकत को वहां नजरअंदाज नहीं कर सकता है विपक्षी खेमा। अगर वो करता है तो फिर उसके लिए बड़ा रिस्की है। और ऐसे माहौल में जब उद्धव ठाकरे गुट, खुद उद्धव ठाकरे ये मानने लगे हैं, उन्होंने एक संकेत और संदेश भी देना शुरू किया है कि वो हिंदुत्व की तरफ फिर से लौटेंगे, क्योंकि उन्हें पता है, जैसा अभी बात कही नावेद जी ने, कि वो हिंदुत्व का जो उनका है वो उनका मुद्दा है, वो उनकी कोर है, वो मूल है, जो उनकी आपकी मूल पहचान है। वो उससे फिर से अगर वो जाएंगे तो वो महाविकास अघाड़ी में वो शरद पवार को भी अखरेगा, कांग्रेस को तो ही दिक्कत होगी, और समाजवादी पार्टी के लिए तो बड़ा अस्तित्व की बात हो जाएगी। उनके लिए तो उनके जो 2 सीटें जीती हैं, इसके अलावा तमाम सीटों पर जो उनकी मौजूदगी है वहां पर उनके लिए खतरा होगा। तो ये स्थितियां समाजवादी पार्टी जान रही है, इसीलिए ये एक उनसे अलगाव का एक बिगुल फूंका गया है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि अखिलेश यादव इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए भी बड़ी उहापों की स्थिति रहेगी कि अगर वो एक बार अगर वो ये मान लेते हैं, वो कहते हैं कि हम अलग हो रहे हैं, तो महाविकास अघाड़ी से ही अलग नहीं होंगे, शरद पवार भी नाराज होंगे, कांग्रेस तो नाराज होगी ही, फिर ये जो पूरा इंडिया गठबंधन है बाकी जगहों पर वो नुकसान की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन अगर वो वहां पर मान लेते हैं, अगर नहीं मानते हैं, तो यहां पर फिर नाराजगी अबू आजमी की होगी, और अबू आजमी ही समाजवादी पार्टी का वहां पर चेहरा है। अगर अबू आजमी नाराज हो गए, वो अलग हो गए, तो समाजवादी पार्टी का कहा जा सकता है कि अस्तित्व ही महाराष्ट्र से बिल्कुल मिट जाएगा। यह भी अभी अंदेशा है। तो अखिलेश यादव के लिए इस वक्त बड़ी उहापोह की, असमंजस की स्थिति है। और एक बात जो बात कही थी गोस्वामी सर ने, वो बात यही है कि चूंकि ये गठबंधन जितने बने हुए हैं वो सिर्फ एक सिंपल से फार्मूले पर बने हुए हैं, और वो फार्मूला है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त जैसा नहीं है, बस दोस्त बना लिया जाता है। उसमें दोस्त वाले जो गुण होते हैं ना, कि आपके 3600 गुण मिलने चाहिए, वैसे गुण तो मिलते नहीं है। सिर्फ इस संबंध की वजह से, इस सूत्र की वजह से, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो आप एक टर्म, हाँ बिल्कुल, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, दोस्त दुश्मन का दुश्मन बस है, वो इसीलिए दोस्त है। तो ऐसी दोस्ती लंबे समय तक चल नहीं पाती है, निभ नहीं पाती है। फिलहाल मैं यही देख रहा हूं कि महाविकास अघाड़ी से जो अबू आजमी ने हटने का ऐलान किया है, वो उनके लिए भी जरूरी वैसे था, क्योंकि मुस्लिम समाज में ही उनका, वहां पर उसी समुदाय में उनका बड़ा आधार है, वही उनका वोट बैंक है। और अगर कोई उनका घटक दल, उनका सहयोगी साथी वो 6 दिसंबर के मामले को लेकर अभिमान की बात करता हो, तो ये उनके लिए अखरने वाली, असहज करने वाली स्थितियां होंगी। इसीलिए अबू आजमी ने यह स्टैंड लिया है। लेकिन अब अखिलेश यादव के पाले में गेंद डाली है। अखिलेश यादव इस पर क्या फैसला लेते हैं? वो अगर मानते हैं अबू आजमी को तो कांग्रेस से नाराजगी मोल लेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो महाराष्ट्र की जमीन को गंवाएंगे। तो तमाम दिक्कतें हैं। और यहां पर एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि दरअसल जब कोई चुनावी नतीजे आते हैं और हार और जीत होती है, तो जीत में तो उस रथ पर बहुत लोग सवार होना चाहते हैं, लेकिन हार जहां पर होती है वहां पर हार के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहता, हार अनाथ हो जा कर देती है। और हार के साथ एक और साइड इफेक्ट जुड़ा होता है, वो होता है अलगाव का, असंतोष जो पनप रहा होता है उसके विस्फोट का। और वैसा ही कुछ इस वक्त महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, जहां महाविकास अघाड़ी 46 सीटों पर सिमट गई 288 में। पहले समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि ये सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आएंगे तब इनसे अलग रहेंगे तो नुकसान का सौदा होगा, इसलिए उन्होंने नहीं भी बुलाया, उन्होंने नहीं भी बात की, तब भी वो बार बार कहते रहे कि हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। अब जब हार हो गई है तो दामन झटक रहे हैं, अंदर का गुबार निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं। तो ये हार के साइड इफेक्ट है। हार के साइड इफेक्ट में अगर बात करें प्रमोद जी, तो उसमें एक और भी खतरा, महाराष्ट्र चूंकि पूंजीपतियों का शहर है और मुंबई जैसे देश की माया नगरी,
तो ऐसे में जब महाराष्ट्र का मुस्लिम, और जो कि एक बड़ा वर्ग पश्चिम पूर्वांचल से ताल्लुक रखता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से, जो महाराष्ट्र में वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, तो अगर ये महाविकास अघाड़ी में शामिल रहते हैं तो उसका साइड इफेक्ट समाजवादी पार्टी को 2027 में मुसलमानों की नाराजगी से यह भी एक खतरा है। संतोष जी, इसमें दो तीन बड़े गहरे सवाल हैं। एक तो मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन से हटेंगे। ये अबू आजमी जी ने जो बयान दिया है, मुझे नहीं लगता, ऐसी संभावना कम लगती है कि बगैर अखिलेश जी के विमर्श के उन्होंने ये बयान दे दिया होगा। भले ही उन्होंने सांकेतिक रूप में ये बात कहा हो और स्वीकृत हो अस्वीकृत हो जो भी हो, तो वो उसमें कहीं ना कहीं उनका, लेकिन वोट बैंक की राजनीति तो है ही, और वो जो मैंने पहले कहा कि मूल्य सिद्धांत और विचार, तो वो वहीं टकरा गए। वहाँ शिवसेना की अपनी मजबूरी है हिंदुत्व की राजनीति, और अबू आजमी और समाजवादी पार्टी की मजबूरी है मुस्लिम वोट बैंक, ये वहाँ टकरा गए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अलग हो गई, ये खाली एक राजनीतिक प्रपंच है, बयानबाजी है। ये एक बयान दिया गया है अबू आजमी की तरीके से अपने मुस्लिम मतदाताओं को बताने के लिए कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, तुम घबराओ नहीं, इधर उधर भागना नहीं। दूसरी जो बात एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, जो ये बात अभी नावेद ने कहा कि कांग्रेस की, और ज्ञानेंद्र जी ने भी बात कही कि बहाना तो 6 दिसंबर का है या शिवसेना का है, लेकिन हमला कांग्रेस का है या कांग्रेस से दूरियां चाहते हैं। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस से दूरियां चाहती है, और ये मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस से लोकसभा में हो रहा था, मैंने उसको कवर किया मुलायम सिंह से, और इनसे सारे लोगों से मेरी बात भी हुई। मुलायम सिंह कतई इस बात पर तैयार नहीं थे कि कांग्रेस से समझौता किया जाए। जब 2 लड़कों की जोड़ी निकली थी, 2 लड़कों की जोड़ी निकली थी। अच्छा, एक और भी चीज कि जब ये 2 लड़कों की जोड़ी वाला जो गठबंधन हुआ, ये गठबंधन भी टूटा, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, ये गठबंधन भी टूटा महाराष्ट्र के ही चुनाव से। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। वो मैंने कहा ना, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे में तो दोस्ती हुई, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं, वो उसको आप एक तार्किक रूप से या एक कहने के लिए कह दें कि महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, लेकिन उसका मूल क्या है? मूल अपने अपने वोट बैंक को बचाने का है। इधर पिछले लोकसभा चुनाव या उससे थोड़ा सा पहले चले जाए, जो यात्राएं वगैरह निकाली उसमें, और मुस्लिम समाज का कुछ जो ट्रेडिशनल वोट कांग्रेस का रहा है, वो उसका रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ा। ये समाजवादी पार्टी के लिए असहनीय पीड़ादायक, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें। हालांकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नेपथ्य में है, उसकी कोई कहीं न शाखाएं हैं न संगठन है, कुछ लुंज पुंज है, वो अलग बात है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक का रुझान उधर हुआ। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो अपने इस पैतरे बराबर बदल रही है, या वो कहीं सीट मांग रही तो नहीं दे रहे हैं, और ये जो चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मजबूत होने के मतलब हैं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाना, वोट बैंक दरकने का खतरा। और अगर उत्तर प्रदेश से मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने शिफ्ट कर लिया, चाहे 50% कर लिया और चाहे वो ज़्यादा कर लिया या कम कर लिया, वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं होना, बहुजन समाज पार्टी को भी नहीं होना, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल अब किनारे आ गई है। तो ऐसी स्थिति में ये समाजवादी पार्टी के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन, भले ही पीडीए बना लिया, भले ही जो मुलायम सिंह का एमवाई फैक्टर था वो अपनी जगह पर था, वो आज भी है। वो पीडीए नाम जरूर दे दिया है उन्होंने उसको एक राजनीतिक रूप से, लेकिन जैसा भी नावेद ने कहा कि राहुल यहाँ पूरे प्रदेश में अब घूमेंगे और ये करेंगे, तो उनका वोट बैंक तो कोई और है ही नहीं। वो अगर यहाँ घूमेंगे तो सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को या मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। बाकी और जो वहाँ के कांग्रेस के पास अगर उसका आधार रहा है, जनाधार रहा है, तो मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वहां से खसक गया है, मायावती के खसक चुका है। तो कांग्रेस की नजर पूरी मुस्लिम और दलित पर है, तो उसको वो साथ के ब्राह्मण अपने आप सध जाएगा। ये कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा है। इस पर बड़ी गंभीर चिंतन और मनन कांग्रेस में हो रहा है, और जो ये कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूं कि अब राहुल पूरा उत्तर प्रदेश में अपना समय देंगे,
यहाँ संगठन करने के लिए यहाँ जनसभाएं करेंगे और इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर तो उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर एक बड़ा संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये अखिलेश बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और अबू आजमी का दिया गया ये बयान जो है कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। नज भाई, आपसे सवाल कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में समाजवादी पार्टी को अब आने वाले समय में बीजेपी के साथ साथ अब कहीं कांग्रेस से भी लड़ना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, स्थितियां यही लग रही हैं। महाराष्ट्र की बात आप मुख्य रूप से कर रहे हैं। वहां पर जो अबू आसिम आजमी और समाजवादी पार्टी का जो कड़ा रुख दिखाई दे रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि वहां नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिसका बहुत महत्व होता है, बहुत बड़ा बजट होता है। और इस चुनाव के बाद में ये चुनाव होने हैं, इस वजह से अबू आसिम आजमी एक जमाने में वहां किंग मेकर हुआ करते थे। उन्होंने एक बड़ी सफलता, ज्ञानेंद्र जी ने याद दिलाया कि एक बड़ी सफलता, ऐतिहासिक सफलता दिलाई थी, इतनी सारी सीटें। हाँ, ये इसका रोल बहुत होता है और मुझे लगता है कि इसका ही दबाव बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ये गठबंधन से अलग होते हैं तो उसमें इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं नुकसान होगा और एक बड़ा संदेश जाएगा कि ये इस चुनाव में महाराष्ट्र से भी अलग हो चुके हैं। अब यूपी की बात अगर की जाए, यूपी में अभी जो लगता है, दो नजरियों से देखिए। एक तो लोकसभा के नजरिए से देखिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ बहुत सफल हुआ था। आने वाला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। तीसरा टर्म है, जाहिर सी बात है खतरा होगा अगर ये मिलजुल के लड़ते हैं और ये सारे संकेत गलत साबित होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है और मिलजुल के ये चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए खतरा बन सकता है अगला विधानसभा चुनाव, क्योंकि 2-2.5 साल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं ये रणनीति तैयार करने और आधार 1-1.5 साल तक माहौल है, 1 साल तो फिर 6 महीने तो चुनाव में ही लग जाए। ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो रणनीति है बनाने का समय चल रहा है। इस बीच में मुझे एक तो तस्वीर मैंने बताई कि एक तस्वीर तो ये है कि कांग्रेस के साथ में अगर रिश्ते बने रहते हैं समाजवादी पार्टी के तो एक बहुत खतरा रहेगा। बीजेपी अब रिपीट कर पाए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर लोकसभा की बात देखी जाए, लोकसभा की परफॉर्मेंस देखी जाए, मैं उपचुनाव को अभी थोड़ी देर के लिए किनारे किए दे रहा हूं, लेकिन दूसरी स्थिति में जो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी घातक साबित होने जा रही है, मुझे लगता है कि अभी आप माहौल अगर देखिए देश का और प्रदेश का, तो कहीं ना कहीं से एक सांप्रदायिकता का और ध्रुवीकरण का माहौल बन रहा है, खासकर संभल हिंसा के बाद जगह जगह पर जिस तरीके से जो सर्वे के आदेश हो रहे हैं, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढा जाए, धीरे धीरे स्टेप, अभी टीले वाली मस्जिद के ऊपर भी मामला उठने वाला है और लखनऊ में अगर ये मामला उठा तो इसकी बात दूर तलक जाए। उसकी पोषणीयता पे सवाल है। वो सब तो एक ये माहौल अगर डेवलप होता है तो बीजेपी डेवलप होगी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार और ज्यादा बेहतर होगा, कमजोर होने के बजाय और बेहतर होगा। दूसरी तरफ दूसरा संकेत जो मिल रहा है वो ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नजर है और राहुल गांधी यहां अगर डेरा डालते हैं और अकेले बिना समाजवादी पार्टी, बिना अखिलेश यादव के अकेले यहां पदयात्रा करते हैं, जमीनी संघर्ष करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होते हैं, अपना संगठन बढ़ाते हैं, ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव चिढ़ जाएंगे। और अखिलेश यादव का स्वभाव जिद्दी है, वो रणनीति के तहत नहीं, वो कभी कभी जैसा कि उनकी वो सरकार के दौरान उनकी पार्टी और चाचा और भतीजे के बीच जो झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अगर वो जिदिया कर कांग्रेस के साथ खुल के तलाक ले लेते हैं और अलग पड़ जाते हैं और अकेले विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो एक स्थिति और भी बन सकती है। भाजपा के बहुत रणनीतिकारों में उन्होंने एक संकेत मुझे इस बात के बातचीत में दिए थे कि अगला चुनाव भाजपा जीतने के लिए अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो जाती है, टकराव की स्थिति इस नतीजे तक पहुंच जाती है कि दोनों के बीच में कोई गठबंधन नहीं होगा खुलेआम, तब तीन दल चुनाव लड़ेंगे, भाजपा, कांग्रेस, सपा अलग अलग। समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ध्रुवीकरण अगर बढ़ता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है और भाजपा आगे बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर तो नहीं होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को टूटने का खतरा बन जाएगा। जिस तरह शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पार्टियां टूटी हैं, भाजपा की अग्नि रणनीति तब होगी कि समाजवादी पार्टी को अब यूपी में तोड़ा जाए ताकि तीसरी बार सरकार बनाई जाए और यह स्थिति तब पैदा हो सकती है जब कांग्रेस से रिश्ता टूट जाए। संतोष, मुझे नहीं लगता है कि जैसे मैंने पहला भी कहा कि जो राजनीतिक स्थितियां हैं, परिदृश्य है
और जो भारतीय जनता पार्टी का अपना आधार है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में उनकी मजबूरियां हैं कि वो अलग होंगे। बाद में सारी चीज़ें पैच वर्क होंगे और समझाई जाएंगे, और लेकिन रहना सारे राजनीतिक दलों की व्यवस्था है, मजबूरी है, ये अलग नहीं हटेंगे। जो इन्होंने कहा कि अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये सारे दल जानते हैं। क्या ये लोग साथ में रह पाएंगे 2027 तक? ज्ञान जी, देखिए, प्रमोद सर ने जो भी बात कही उसी पर आज ही, अभी से थोड़ी देर पहले ही, कुछ घंटे पहले ही शरद पवार ने सोलापुर में ईवीएम को लेकर एक जब सम्मेलन कर रहे हैं, वो सभाएं कर रहे हैं इस वक्त, विरोध में ईवीएम को सवाल उठा रहे हैं, उसमें ये मुद्दा उठाया गया था कि महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी ने अलग होने की जो बात कही है, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने बयान दिया। हालांकि उन्होंने उद्धव ठाकरे वाले या बाबरी विध्वंस के समर्थन वाले जो बयान है उस पर तो कन्नी काट ली, उस पर चुप्पी साध ली, लेकिन अखिलेश यादव वाले इस वाले बयान पर समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव कतई नहीं चाहेंगे कि वो यहां से अलग होना नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि विपक्षी एकता बनी रहे, और इसलिए समाजवादी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो साथ में बना रहेगा, जुड़ा रहेगा। ये शरद पवार ने बयान दिया अब से थोड़ी देर पहले का। तो आप ये मान सकते हैं कि संकेत दे दिया। जब ऐसा बयान दे रहे हैं तो ये बात एकदम साफ है कि जरूरत हाल फिलहाल सभी दलों की है। जब सबकी जरूरत है, और जरूरत इसलिए है कि बीजेपी को भले ही आम चुनाव में पटकनी दी हो उन्होंने, लेकिन उन्हें यह पता है उसके बाद बीजेपी अपनी हर हार के बाद और ताकतवर बनकर उभरती है, और वो उन्होंने जो प्रदर्शन किया हरियाणा में, महाराष्ट्र में, वो दिखा भी दिया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुंदरकी की मुस्लिम बहुल सीट को जीतकर। तो ऐसे में विपक्ष के लिए भले ही आपस में झगड़ा कितना भी हो, लेकिन जब बात बीजेपी की आएगी तो अपने मतभेद भुलाकर, मन पर पत्थर रखकर उन्हें साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ही ज्यादा वो रार खिंचेगी, वो आपस में बदलाव होगा, दबाव होगा, और इसलिए कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में 2027 का चुनाव होगा तो कांग्रेस गठबंधन के तहत बहुत ज्यादा सीटें ना मांगे, बहुत ज्यादा दबाव ना बना सके। इस वजह से ये पूरा गुणागणित तो ये समीकरण किया जा रहा है, जहां पर ये दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही इसे देखा जाना चाहिए। हाल फिलहाल अलग होने की स्थिति में, उस हैसियत में समाजवादी पार्टी नहीं है कि वो सीधे तौर से इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय बोल दे। बात यहां हैसियत की है कि इस समय सभी विपक्षी दलों की मजबूरी है कि साथ में रहें, क्योंकि लड़ाई बीजेपी जैसे दल से है। इसलिए अभी तो फिलहाल लड़ाई चाहे जितनी हो, रार चाहे जितनी हो, लेकिन टाटा बाय बाय कहे ये हिम्मत अभी किसी में नहीं। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।